हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 10, जिसमें कि होंगे 50 ईडियम। 801 से लेकर 850 तक के ईडियम को हम कवर करेंगे। ब्लैक बुक में आप B1 सीरीज़ पर ये सारे के सारे ईडियम सीरियल वाइज देख सकते हैं। सभी के सभी PYQ हैं। बाकी AI जनरेटेड इमेज हम यूज़ कर रहे हैं, आपको पता ही होगा पहले से अगर आप कनेक्ट हैं तो। विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको यूज़ करनी होती है, मतलब फ़ोटो को देखना होता है, मतलब ईडियम से बिल्कुल वो रिलेटेबल मिलेगी। हिस्ट्री आपको मिलेगी और वर्ड ट्रिक। वैसे तो ट्रिक कुछ खास यूज़ नहीं हो रही है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ईडियम हिस्ट्री सारा का सारा काम वो कंप्लीट कर देती है विद फ़ोटो। ठीक है, ये सारी सीरीज़ हमने ऑलरेडी कर ली हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप सभी को देख सकते हैं। B1 सीरीज़ हम कर रहे हैं अपनी, बाकी ये चीज़ें भी देख सकते हैं। अच्छा, PDF के लिए आपको व्हाट्सएप का आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आपको हाई लिख कर भेजना है तो डिटेल्स आपके पास पहुँच जाएंगी। ठीक है, और इसकी भी PDF जो ये PPT होती है, ये भी PDF आपको साथ के साथ ही मिलती रहेंगी अगर आप PDF लेते हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, फटाफट से देखते हैं। पहला हमारा आज का इडियम है हिट ए डेड एंड। हिट ए डेड एंड, हिट मतलब किसी चीज़ को हिट करना, डेड एंड, डेड एंड पढ़कर ही पता लग रहा है, मतलब किसी चीज़ का एक लास्ट पॉइंट है, मतलब जो एक मतलब लास्ट पॉइंट है ना, वो मतलब ख़राब है, डेड है, कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है पढ़ के। रीच ए सिचुएशन दैट लीड्स टू नथिंग फर्दर, देखो वही बात हो गई, मतलब दैट लीड्स टू, जो मतलब लीड करे किसकी ओर, जहाँ पर नथिंग फर्दर, जहाँ पर कुछ भी आगे चीज़ें संभव ना हो, ऐसी स्थिति पर पहुँचना जिसमें आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। इमेज देखिए, जैसे ये जा रहा है अपना मैप लेकर अपना बढ़िया, और आगे देख सकते हैं खाई है ना, जो रोड है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब डेड एंड है। यहाँ पर इससे आगे बढ़ना या फिर इससे आगे इसको प्रगति करना, आगे जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हिट ए डेड एंड ईजी हो जाएगा। देखते हैं इसकी जो शुरुआत हुई सड़क निर्माण और नक्शों से जुड़ी है। इंग्लिश में डेड एंड शब्द का प्रयोग मुख्यतः ऐसी सड़कों के लिए होता था जो किसी मंजिल तक नहीं पहुंचती थी, यानी उनका कोई भी निकास नहीं होता था। मतलब कोई रोड है वो कहीं तो पहुंचाएगी ना आपको, किसी गांव, शहर, कस्बे में, कहीं भी, कहीं पहाड़ों पर पहुंचाएगी, लेकिन ये तो मतलब सीधा खाई में पहुंचा रही है और इसका कोई भी डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है। तो यानी उनका निकास, कोई भी उनका निकास नहीं होता था, एग्जिट नहीं होता था। इन सड़कों के अंत में आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता था, इनको डेड एंड कहा जाता था। तो इसका मतलब आगे कोई भी प्रगति या आगे कुछ भी कहीं भी पहुंचना संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा हिट द बुक्स। अब वही चीज़, हिट करना किस पर, बुक्स पर। तो पढ़कर थोड़ा सा पता लग रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप किताबों में सिर मारने लगेंगे, सीधी सी बात है। किताबों को उठाएंगे तो पढ़ने के लिए ही उठाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर रिलेट हो जाएगी। टू स्टडी वेरी हार्ड, मतलब कि बहुत मेहनत से पढ़ाई करना। हिट का मतलब यहाँ पर सचमुच किताबों को मारना नहीं है, बल्कि पढ़ाई शुरू करने या फिर किताब खोलकर उसमें गंभीरता से लग जाने को यहाँ पर दर्शाता है। अमेरिकी कॉलेज के छात्रों के बीच यह वाक्यांश लोकप्रिय हुआ जब परीक्षा की तैयारी करते हुए कहते थे, आई नीड टू हिट द बुक्स, यानी कि अब पढ़ाई में जुटना है, मुझे पढ़ाई में लग जाना चाहिए। पेपर आ चुका है, एग्ज़ाम आ चुका है, तो हमें पढ़ाई में लग जाना चाहिए, मतलब हिट द बुक्स करनी चाहिए, मतलब कि बुक्स को हिट करना चाहिए, मतलब कि उनको उठाकर पढ़ना चाहिए। जैसे देख सकते हैं इसका फाइनल एग्ज़ाम कल है, ये मतलब हिट द बुक कर रहा है, अपनी किताबों को ये उठाकर पढ़ रहा है। ठीक है, तो हिट को आपको किस कंटेक्स्ट में देखना है वो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा हमारा हिट द सीलिंग या फिर हिट द रूफ कह सकते हैं। अच्छा, इस इडियम को बताने से पहले मैं आपको एक इडियम बताना चाहूँगा, गो थ्रू द रूफ। ये हमने इडियम करा था, आपको पता भी होगा। इसके दो मीनिंग बताए थे, एक था राइज वेरी हाई, मतलब किसी चीज़ का जो लेवल है वो ऊपर चला जाना। जैसे इमेज भी दिखाई थी, वो प्राइस थे, वो शायद केक या बेकरी थी कुछ, है ना। वो केक के उसने प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए थे। तो एक तो मतलब किसी चीज़ का हाई लेवल पर जाना, है ना, ऊंचाई पर जाना। दूसरी चीज़ थी इसका मतलब एंगर, है ना। एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, मतलब वो एक ऑफिस में बैठा था बंदा, उसको वो गुस्सा हो रहा था तो वो छत फाड़ कर निकल रहा था। तो ऐसा ही हिट द सीलिंग या फिर हिट द रूफ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक्सप्लोड इन एंगर, मतलब कि गुस्से में आग बबूला होना। तो सेम मीनिंग ही है, इमेज भी देख सकते हैं सेम ही है। जैसे ये इतना गुस्सा हो गया कि मानो इसने छत फाड़ दी हो, छत फाड़ कर ये निकल गया हो। सीलिंग छत या रूफ भी छत होती है, को यहाँ पर ऊंचाई के प्रतीक के रूप में लिया गया है। जब कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका गुस्सा एकदम ऊपर छत तक पहुँच गया है, यानी उसकी भावनाएं इतनी तेज़ी से उफान पर चली गई हैं कि वह छत से टकरा गया हो। यह मुहावरा कार्टून और कॉमिक्स से प्रभावित हुआ है, जहाँ गुस्से में उबलते पात्रों को अक्सर इतना गुस्से में दिखाया जाता है
कि वे छत फाड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इसको रिलेट रखना है। आई होप आप समझ चुके होंगे। गो थ्रू द रूफ को भी और हिट द सीलिंग को भी, या फिर हिट द रूफ को भी। एक्सप्लोड इन एंगर, इमेज देख सकते हैं, ये मतलब इतना गुस्से में चला गया कि मानो ये छत फाड़ कर ऊपर निकल गया। तो इस तरह से आपको ये रिलेट रखना है। ईडियम मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब इतना गुस्सा हो जाना कि आपने छत फाड़ दी है ना, मतलब छत फाड़ कर आप ऊपर निकल चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट ईडियम पर। नेक्स्ट ईडियम है हमारा हिट द जैकपॉट। पढ़कर ही पता लग रहा है, हिट द जैकपॉट। जैकपॉट वर्ड आपको पता ही होगा। टू मेक मनी क्विकली, टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट वाज सॉट, मतलब जिसको मांगा गया हो वो चीज़ मिल जाना, या फिर जिसकी डिमांड की गई हो वो चीज़ अचानक से मिल जाना। जैसे कि किस्मत का तारा चमकना, अचानक धन प्राप्त करना, या फिर जीत जाना। ठीक है, हिट द जैकपॉट। यह शब्द जो है जुए से, लॉटरी से या स्लॉट मशीनों में इस्तेमाल होता था। जो ये मशीनें होती थी, जैसे ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 मतलब अगर सेम चीज़ें आ जाएं तो कुछ इस तरह से चीज़ें चलती थी। स्लॉट मशीनों में सभी प्रतीक सिंबल सही आ जाने पर बड़ा इनाम निकलता था। इसे हिट द जैकपॉट कहा जाता था। ठीक है, मतलब कि किस्मत चमक जाना एकदम से, एकदम से आपको कुछ ऐसा हाथ लग गया जो मतलब बहुत मोटे अमाउंट में कुछ आपकी किस्मत साथ दी और आपने बहुत मोटा अमाउंट जीत लिया, या कुछ आपने बहुत बड़ी चीज़ जीत ली। तो समय के साथ यह एक मुहावरा बन गया जिसका अर्थ हो गया अचानक से बड़ी सफलता का मिलना या फिर किस्मत का खुल जाना। ठीक है, तो जैकपॉट वर्ड से आप इस ईडियम को टैकल आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। ईजी हो जाएगा ये भी अगर आप एक बार ढंग में समझ लें। कील से संबंधित है, जैसे कारपेंटर होता है वहीं से ही आया है। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, मतलब कि सटीक जवाब देना, एकदम बिल्कुल सही होना। ठीक है, अब देखो कारपेंट्री से आया है बढ़ईगिरी, है ना। जब बढ़ई कील या कील को उसके सिर जो हेड होता है उस पर सही तरीके से हथौड़े से मारता है तो कील एकदम ठीक जगह पर सीधे अंदर चली जाती है। जैसे ये हथौड़ा ले रहा है, ये हो गया हेड और ये हो गया नेल। अब जब इसको बिल्कुल सटीक मारेगा तो सीधी की सीधी ये लकड़ी में अंदर जा घुसेगी। यदि कील के सिर पर सही से चोट नहीं की जाए तो कील टेढ़ी हो सकती है, टूट सकती है। ठीक है, इसलिए हिट द नेल ऑन द हेड का अर्थ हो गया किसी काम को बिल्कुल सटीक तरीके से करना, है ना। जैसे मानो इसने एकदम सटीक तरीके से कील पर मारा है और कील अंदर जा घुसी है। किसी बात को बिल्कुल सही तरीके से कहना, तो इसे कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, ये जो नेल है ये कील है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ईडियम आपका आराम से हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल सटीक तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। बिल्कुल सटीक तरीके से हम कील पर हथौड़ा मार रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से मार रहे हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारा हॉब्सन्स चॉइस। अब देखो ये हॉब्सन जो है ना, ये एक आदमी था। इसका मीनिंग जो हो जाता है नो रियल चॉइस एट ऑल, या फिर एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज़ नो रियल अल्टरनेटिव, जहाँ पर आपका कोई भी विकल्प जो आप चाह रहे हैं वो ना यूज़ होकर जो अवेलेबल है आपको वही चूज़ करना पड़ता है। एक कहानी है इंटरेस्टिंग इसके पीछे। ये जो आदमी था थॉमस हॉब्सन, ये कैम्ब्रिज में घोड़ों का व्यवसाय करता था। उसके पास बहुत सारे घोड़े थे और लोग उनसे घोड़े किराए पर लेते थे। हॉब्सन का एक रूल था, उसने एक खुद का नियम बना रखा था कि जो भी ग्राहक घोड़ा किराए पर लेने के लिए आएगा तो जो सामने सबसे सामने घोड़ा खड़ा होगा ना उसको वही मिलेगा। मतलब ग्राहक की अपनी मर्जी खुद की नहीं चलती थी। देखो जैसे ये था ऑप्शन, इसके पास आया ये घोड़ा लेने, इसने दिखा दिया कि भाई अब अंदर से जो मतलब एंट्री है उसमें सामने से घोड़ा ये खड़ा है तो आपको ये ही मिलेगा, लेना हो तो लो वरना जाओ। ठीक है, तो ये इसका रूल था। तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक आया है उसकी यहाँ पर चॉइस नहीं चलती थी, तो वही बात हो गई नो रियल चॉइस एट ऑल, मतलब उसकी चॉइस का कुछ भी यहाँ पर महत्व नहीं था। जो घोड़ा सामने दिखा है उसको लेकर जाना है, यानी ग्राहक के पास असल में कोई भी विकल्प नहीं होता था, या तो वह सामने वाला घोड़ा ले ले या फिर खाली हाथ चला जाए। तो ऑप्शन चॉइस एक मुहावरा बना जिसका अर्थ हो गया कोई भी विकल्प ना होना, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी को ही चूज़ कर लेना, है ना, कोई विकल्प नहीं। तो इस स्टोरी से मेरे ख्याल से आपको इडियम ये हमेशा याद रहेगा। फ़ोटो देखिए तो ख़त्म मामला। ठीक है, तो हॉब्सन एक आदमी था, घोड़ों का काम करता था। उसने एक रूल बना रखा था, जो सामने घोड़ा होगा वही आपको लेना है वरना जाओ आप। ठीक है, तो कोई भी चॉइस उसने नहीं दे रखी थी। नेक्स्ट इडियम है होकस पोकस। होकस पोकस मैं आपको बताऊं, जैसे जादूगर होते हैं ना, जैसे एक बचपन में भी हम सुनते थे आबरा कडाबरा। कुछ एक स्लैंग ऐसे हो जाते हैं, कुछ एक सेंटेंस जादूगरों के पास ऐसे हो जाते हैं कि वे मतलब अपना जादू परफॉर्म करने से पहले उन स्लैंग को कहते थे, उन सेंटेंस को कहते थे। वही सेंटेंस ये है होकस पोकस, मतलब कि मीनिंगलेस टॉक और एक्टिविटी टिपिकली डिजाइन टू ट्रिक समवन, मतलब कि
धोखा देने के लिए की गई व्यर्थ बात। मतलब व्यर्थ बात का मतलब है इसका कोई भी सेंस नहीं होती थी, मीनिंग कुछ भी नहीं होता था। अब ये जैसे मैंने बताया आपको आबरा का डाबरा, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइन एक स्लैंग बना रखा है कि जो दर्शक हैं, जो जिसके आगे हम परफॉर्म कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा उनका माइंड थोड़ा सा मतलब इधर उधर करना है ना, अपनी अपनी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। वही चीज़ है, माना जाता है कि होकस पोकस शब्द जादूगरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक मंत्र था। जादूगर मंच पर लोगों को मंत्र मुग्ध करने के लिए इसे बोलते थे ताकि दर्शक उनकी चालाकी और हाथ की सफाई पर ध्यान न दें। मेन पॉइंट ये है, ठीक है। तो इसलिए ही बोला जाता है ताकि दर्शक थोड़ा सा अपना ध्यान भटका सकें। धीरे धीरे इसका प्रयोग किसी की चालाकी, धोखे या झांसे के लिए किया जाने लगा, ठीक है। जैसे जादूगर लोग होकस पोकस लोगों को पागल बनाने के लिए, थोड़ा सा उनका दिमाग इधर उधर करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ही ये फिर ईडियम बन गया और धोखा देने के लिए ये यूज़ होने लगा। मतलब कि होकस पोकस कह दो तो थोड़ा सा आप सामने वाले को धोखा देना चाह रहे हैं, उनको ट्रिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जादूगरी से इसको रिलेट करना है। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं हमारा होल्ड गुड। अब होल्ड गुड, होल्ड मतलब किसी चीज़ को बनाए मेंटेन रखना, होल्ड रखना, है ना, और गुड मतलब अच्छा, तो पढ़कर ही पता लग रहा है। रिमेन वैलिड मतलब कि मान्य या फिर प्रभावी बना रहना। देखते हैं होल्ड का अर्थ होता है किसी चीज़ को मजबूती से थामना या फिर बनाए रखना, और गुड तो आपको पता ही होगा, सही, उपयुक्त या वैध। जब इन्हें एक साथ रखा गया तो होल्ड गुड, तो इसका मतलब बना कोई चीज़ वैसी ही बनी रहना जैसी कि वह ऑलरेडी है, यानी कि जैसी वो लागू है ऐसे ही उसको बनाए रखना, प्रभावी रखना, ठीक है। मान लो आपके पास कोई आइटम है तो उसको मतलब सेम उसी कंडीशन में बनाए रखना, उसमें टूट फूट नहीं करना। तो होल्ड गुड का मतलब हो जाएगा रिमेन वैलिड, मतलब कि किसी चीज़ को उसी तरह का बनाए रखना, प्रभावी रखना, मान्य रखना, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा होल्ड ऑन। होल्ड ऑन तो ईजी है, आपको पता ही होगा। होल्ड ऑन मतलब कुछ समय के लिए रुकना, पहले भी आया था ये शायद। टू वेट फॉर ए शॉर्ट टाइम मतलब कि रुकना। अब नाविकों की भाषा में नॉटिकल ओरिजिन से ही है इसका रिलेशन भी। समुद्री यात्राओं में जब जहाज तूफान में होता है तो कप्तान चिल्लाता है होल्ड ऑन, यानी कि जहाज के किसी हिस्से को कसकर पकड़ लो ताकि गिरने या बह जाने से बच सको। जैसे यहाँ पर बहुत तेज़ बहाव आ चुका, वैसे तो ये एआई का बग है, देखो, ठीक है, एआई का बग है, तो एआई ने इसको बाहर ही टांग दिया, वैसे अंदर होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे एडवर्स सिचुएशन आई कहीं समुद्र में, तो कप्तान चिल्लाया कि जहाँ पर भी हो वहाँ पर किसी भी चीज़ को कसकर पकड़ लो, है ना। जैसे चिल्ला रहा है, तो जैसे ये लड़की है, इसने ये पकड़ लिया, इसने ये पकड़ लिया, मतलब सब ने कुछ ना कुछ पकड़ लिया है। मतलब कि होल्ड ऑन मतलब वहाँ पर अपनी जगह पर रुक जाओ और किसी चीज़ को पकड़ लो, तो वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। तो वैसे होल्ड ऑन ईजी भी मानता हूँ मैं, आपको पता ही होगा, हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं होल्ड ऑन, मतलब कि कुछ देर के लिए रुक जाओ। नेक्स्ट इडियम है हमारा होल्ड वंस टंग। बी साइलेंट या फिर टू बी क्वाइट, है ना। टू कीप क्वाइट मतलब कि चुप रहना या फिर जुबान पर लगाम लगाना। चूँकि कोई व्यक्ति अपनी जीभ को नहीं पकड़ सकता है, बेसिकली हम जीभ को नहीं पकड़ते हैं, तो यहाँ पर मेटाफर के रूप में बना, जब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन जानबूझकर चुप रहते हैं तो आप अपनी टंग को होल्ड कर रहे हैं। इसका मीनिंग मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होगा कि आपने अपनी जीभ को उंगलियों से पकड़ लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा मेटाफर रूप में ही, क्योंकि सारे इडियम वो थोड़ा सा रेफरेंस से ही बने हैं, कंटेक्स्ट में ही बने हैं। तो होल्ड वंस टंग जब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप अपनी, कहते हैं ना, अपनी इस जुबान को कंट्रोल में रख ले, तो वही चीज़ अपनी जुबान को, अपनी जीभ को कंट्रोल में रख कर, अब होल्ड रख के चीज़ों को मतलब नहीं बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जीभ को होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि चुप रह रहे हैं, जुबान पर अपनी लगाम लगा रहे हैं, ठीक है। तो इडियम ईजी है, आई होप हो जाना चाहिए, कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा आपको। होल्ड आउट मतलब कि टू एंड्योर ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन स्थिति में टिके रहना। अब देखो इसका जो मूल अर्थ है शारीरिक स्थिति से जुड़ा हुआ था, जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथों को लंबे समय तक फैलाए रखे, मतलब कि होल्ड आउट वंस हैंड, होल्ड आउट वंस हैंड मतलब कि फैला कर रखे। बाद में इसका रूपक रूप में इस्तेमाल होने लगा, जैसे कोई व्यक्ति कठिनाई, भूख, युद्ध, संघर्ष या मुश्किल हालात में लंबे समय तक टिका रहे, ठीक है। होल्ड आउट, वैसे इसका जो कंप्लीट मीनिंग था वो था होल्ड आउट वंस हैंड, मतलब कि अपने हाथों को फैलाकर वहीं होल्ड आउट रखे, मतलब कि वहीं उसको मतलब कह सकते हैं थामे रखिए, उसी सिचुएशन में रहिए अपने हाथ को खोले हुए। तो ऐसे ही ये चीज़ मतलब हाथ, जैसे हाथों को खोल कर रखते हैं, तो ऐसे ही ये चीज़ कठिनाई, जैसे आपका जो सिचुएशन कोई ख़राब है, भूख लग रही है आपको, युद्ध में है आप, संघर्ष में है, मुश्किल हालातों में है, तो ऐसे ही उसी स्थिति में टिके रहना, जैसे आप हाथ फैलाकर अपने
आपको होल्ड रख रहे थे, ऐसे ही इन एडवर्स सिचुएशन में भी आपको मतलब टिके रहना है। जैसे देख सकते हैं ये कोई युद्ध का एक सीन लग रहा है, लेकिन ये टिका हुआ है, ये मतलब काम कर रहा है ना, अपना काम, लड़ाई का काम है। स्टिल होल्डिंग आउट मतलब कि ये लड़ेगा, मरते दम तक लड़ेगा, मतलब अपनी स्थिति में ये टिका रहेगा, होल्ड आउट। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ये याद रहता है होल्ड आउट वंस हैंड, तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। जैसे कोई बंदा अपने हाथ को खोलकर टिका रहता है उसी सिचुएशन में, ऐसे ही आप अपनी बुरी परिस्थिति में भी टिके रहेंगे, कठिन स्थिति में टिके रहेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। ये इडियम ऑलिव ब्रांच वाला पहले भी आ चुका है। डू समथिंग टू शो दैट यू वांट टू एंड डिसएग्रीमेंट विद समवन, मतलब कोई चीज़ मतलब शो कराना, ताकि फील हो सके कि जो हमारी लड़ाई है वो मतलब शांत होने को जा रही है, मतलब कि शांति का प्रस्ताव देना। युद्ध में जीत के बाद अक्सर जैतून की शाखा लेकर दिखाते थे, ताकि यह प्रदर्शित हो सके कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है और शांति स्थापित हो रही है। जो ओलिव ब्रांच थी ये एक सिंबल थी, मतलब अगर हम युद्ध में अगर ओलिव ब्रांच किसी को सामने वाले को दें तो इसका मतलब है कि आप शांति समझौता चाह रहे हैं, शांति स्थापित करना चाह रहे हैं। पहले भी हो चुका है तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होंगी। होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच ईजी है, मतलब कि शांति स्थापित करने का प्रस्ताव देना। नेक्स्ट इडियम है होल्ड द फोर्ट। इसके पीछे भी कहानी है, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सिचुएशन टेम्परेरीली। ठीक है, मतलब कि देखभाल करना। अब देखो जैसे राजा महाराजा, सेनापति, प्रधानमंत्री, उनके जितने भी होते थे वो युद्ध लड़ने के लिए जाते थे फोर्ट में, है ना, फोर्ट में रहते थे तो वे युद्ध करने के लिए जाते थे। फोर्ट का वैसे अर्थ आपको पता होगा, मतलब कि सुरक्षा चौकी या फिर किला। जब वे युद्ध करने के लिए जाते थे तो सेना का वो मुख्य मेन पॉइंट तो वही था, मतलब जो पूरी की पूरी सेना का जो मेन हिस्सा होता था वो तो युद्ध के लिए बाहर चला जाता था। कुछ सैनिकों को फोर्ट की रक्षा के लिए छोड़ जाता था, क्योंकि फीमेल लोग फोर्ट में रहते थे, बच्चे रहते थे, तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी राजा की होती थी, तो वो कुछ सैनिकों को छोड़कर रखते थे, जैसे ये। ठीक है, ये फोर्ट को देख रहे हैं और बाकी सभी लड़ने के लिए गए हैं। तो सैनिक को फोर्ट की रक्षा के लिए छोड़ दिया जाता था। वे सैनिक जब तक किले को संभाले रखते थे, जब तक बाकी की सेना वापस नहीं आ जाती तब तक वे अड़े रहते थे और अपने फोर्ट को संभाले रखते थे। तो टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए किसी चीज़ की देखभाल करना, तो होल्ड द फोर्ट, ये इसका डायरेक्ट मीनिंग यही देगा कि जब तक वे लड़कर वापस ना आ जाए तब तक हमें किले की जो है वो मतलब देखभाल करनी है। तो कुछ समय के लिए देखभाल करना, टेम्परेरी बेस्ड पर किसी चीज़ की देखभाल करना, इसका मीनिंग हो जाएगा, जैसे सेना जब तक वापस नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं हमारा होल्ड द की। होल्ड द की का मतलब होता है टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ पर नियंत्रण रखना। अब देखते हैं, जैसे ये मुहावरा है, प्राचीन समय में दरवाजे और तिजोरियों से जुड़ा हुआ है। पुराने ज़माने में जब ताले और चाबियाँ बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा साधन हुआ करते थे, तो जिसके पास चाबी होती थी वही अंदर जा सकता था। ठीक है, मान लो कोई गेट है या फिर तिजोरी है, तिजोरी खोलनी हो तो जिसके पास चाबी है वही तिजोरी खोल सकता है ना। तो होल्ड द की, आप की को होल्ड कर रहे हैं, ये हम आज के कंटेक्स्ट में भी याद रख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा घर है, आपके पास गाड़ी है, कुछ भी है, गाड़ी की चाबी जिसके पास होगी, सीधी सी बात है कि उसका गाड़ी का नियंत्रण उसके पास है। घर की चाबी जिसके पास होगी वो सीधी सी बात है कि घर का नियंत्रण पूरा का पूरा उसके पास है। लेकिन बना कहाँ से है, ये तिजोरी और गेट से बना है। ठीक है, तो जिसके पास चाबी होती थी वो ही अंदर जा सकता था या फिर वो ही तिजोरी खोल सकता था, इसलिए होल्डिंग द की ये इसका जो इडियम बना। जिसके पास चाबी है उसी के पास सॉल्यूशन है उस चीज़ का, पावर है उस चीज़ की, कंट्रोल है उस चीज़ का और एक्सेस है, मतलब किसी चीज़ पर उसका नियंत्रण है, होल्ड द की। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, नेक्स्ट इडियम है होल्ड वंस हेड हाई, बी प्राउड, गर्व होना। होल्ड मतलब मेंटेन रखना, बनाए रखना। वंस हेड हाई मतलब कि अपना सिर ऊंचा बनाए रखना। तो ये तो पढ़कर ही पता लग रहा है, मतलब कि अपना सिर, जैसे कहते हैं ना, मतलब तूने तो मेरा छाती, वैसे तो कहते हैं छाती चौड़ी करना, मतलब तूने तो मेरा सिर जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया, है ना। तो उसी कंटेक्स्ट में होगा ये, जैसे कोई व्यक्ति गर्व से सिर ऊंचा रखे क्योंकि उसने अच्छा काम किया है या उसमें आत्मगौरव है। यह मनुष्य की सामान्य शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज से आया है। जब इंसान खुश, आत्मविश्वास से भरा और सम्मानित महसूस करता है तो उसका सिर स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठ जाता है ना। तो मतलब कि वो प्राउड है, वो गर्व से है, मतलब वो सिर ऊंचा करके चल रहा है। मान लो जैसे आप नौकरी लेते हैं तो आप भी अपने घर वालों का सिर ऊंचा करेंगे, है ना। उस कंटेक्स्ट में आप इसको याद रखें, मतलब कि आप गर्व से ऊंचा सिर कर देंगे, है ना, अपना भी और अपने घर वालों का भी। तो होल्ड वंस हेड हाई मतलब कि अपना सिर ऊंचा करना, मतलब कि गर्व से बढ़ जाना।
नेक्स्ट इडियम देखते हैं होल्ड वाटर। होल्ड वाटर काफ़ी फेमस इडियम है। सीम एक्सेप्टेबल, अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल, मतलब कि ठोस तर्क होना या फिर सही प्रतीत होना, स्वीकार्य होना। इसका मूल रूपक बहुत ज़्यादा सरल है। अगर कोई बर्तन पानी को रोक कर रखता है, होल्ड वाटर, है ना, तो वह मजबूत है, उसमें छेद नहीं है, वो ठोस है, वो टिकाऊ है ना। अगर ये घड़ा, जैसे घड़ा देख सकते हैं, ये वाटर को होल्ड करके रख रहा है, ये टिकाऊ है, ये बिल्कुल ठीक है, विश्वसनीय है ये। लेकिन अगर बर्तन में छेद है तो पानी बाहर निकल आएगा, यानी कि वह बर्तन बेकार है। तो सीधा सीधा सा आपको यही इसमें दिमाग लगाना है। इसी तरह से जब किसी तर्क, विचार या योजना में कोई कमी नहीं होती तो कहा जाता है कि वह होल्ड वाटर करती है। मतलब कि वो जैसे एक घड़ा, एक जो ठीक अच्छा घड़ा होता है, ठोस घड़ा होता है, वो वाटर को होल्ड कर सकता है। ऐसे ही कोई विचार, योजना, हमारी जो हमारा प्लान है वो होल्ड वाटर है, मतलब वो विश्वसनीय है, तर्कसंगत है, वो ठोस है, वो टिकाऊ है, ठीक है, सही प्रतीत हो रही है ना। तो इस तरह से आपको ये घड़े से आपको रिलेट रखना है कि जैसे एक घड़े ने वाटर को होल्ड किया था, ऐसे ही हमारा ये प्लान, हमारी योजना, हमारा जो ये एक हम काम कर रहे हैं जिस पर, वो भी बिल्कुल एक ठीक प्रतीत होती है और मतलब रीजनेबल है और बिल्कुल विश्वसनीय है। तो इस तरह से आपको इडियम को टैकल करना है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। बी पेशेंट हो जाएगा, है ना, ये धैर्य वाला है पेशेंट, ठीक है। स्लो डाउन टू रेस्ट्रेन वन सेल्फ, मतलब कि धैर्य रखना। अब वही घोड़े की सवारी से इसका कनेक्शन है। घोड़ा गाड़ियों से जुड़ा है। जब लोग घोड़े से यात्रा करते थे तो अगर घोड़े को रोका न जाए तो वह दौड़ने लगता था, है ना, मतलब कि घोड़े को कंट्रोल करना जरूरी होता था। इसलिए घोड़े की लगाम कसकर या पकड़कर उन्हें रोकना पड़ता था, यानी कि होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब कि धैर्य रखना, है ना। मतलब आप घोड़ों को अपना रोक रहे हैं तो आपके पास धैर्य है, आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं किसी चीज़ को, है ना, उनको स्लो डाउन मतलब कि धीमा कर रहे हैं, ठीक है। तो होल्ड योर हॉर्सेस मतलब आपके हॉर्सेस जो हैं, आपके घोड़े भागने को तैयार हैं बिल्कुल, है ना, तो उनको आपको रोक कर रखना है, धैर्य बना कर रखना है और उनको उनकी स्पीड को कम करके रखना है। कुल मिलाकर आपको उन पर नियंत्रण रखना है और उनकी स्पीड को कम करना है, ठीक है। तो इसलिए घोड़े की लगाम कसकर या पकड़कर उन्हें रोकना पड़ता था, यानी कि हम अपने हॉर्स को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से आपको आसानी से टैकल कर सकते हैं आप इसको। होप अगेंस्ट होप, नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, मतलब कि असंभव आशा। अब देखो, होप अगेंस्ट होप मतलब कि आशा के विरुद्ध ही, आशा के अगेंस्ट ही आप दोबारा से आशा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ गलत होता जा रहा है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप उसमें आशा है आपको, है ना। आप सब चीज़ खो बैठे हैं, फिर भी आपको एक आशा है कि चीज़ें ठीक होंगी। तो होप अगेंस्ट होप में ये जो अगेंस्ट होप से तात्पर्य है कि सामान्य परिस्थिति में कोई आशा नहीं बची है, लेकिन फिर भी व्यक्ति दिल में आशा लगाए बैठा है कि ये चीज़ें मेरे लिए ठीक हो जाएगी। कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी दिल कहता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और सभी चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। तो होप अगेंस्ट होप का मतलब हो जाता है असंभव आशा, मतलब कि हर चीज़ बिगड़ चुकी है, हर चीज़ आपने खो दी है, लेकिन फिर भी आपको आशा है, ठीक है। तो ईजी है मेरे हिसाब से, ये तो पढ़कर ही डायरेक्ट आप इसको क्रैक कर पा रहे होंगे। हॉर्स अराउंड काफ़ी फेमस है ना, पंचायत वेब सीरीज से इसको हम रिलेट आसानी से कर सकते हैं। हॉर्स अराउंड का मतलब होता है टू बिहेव इन ए सिली और नॉइजी वे, उधम मचाना, ठीक है। वैसे तो अगर आपने देख लिया है, वैसे ये देखो, ये सीन है ना, ये दो सीन, ये मतलब इंस्टाग्राम पर इतने वायरल हो रहे हैं इस टाइम, आपने देख ही लिए होंगे, है ना। इसका डांस विधायक जी, एक्स विधायक जी हैं हमारे। तो देखते हैं, हॉर्स शब्द का प्रयोग जानबूझकर यहाँ पर किया गया है क्योंकि घोड़े अक्सर ऊर्जा से भरपूर, उछल कूद करने वाले और नियंत्रण से बाहर दिखाई देते हैं, है ना। चूँकि घोड़े बिना वजह कूद फांद करते हैं, कभी कभी ऊट पटांग हरकतें भी करते हैं, इसलिए जब मनुष्य ऐसी चंचल हरकतें करता है तो उसकी तुलना घोड़े से की जाती है। पहले यह हॉर्स प्ले शब्द से जुड़ा हुआ था, पहले यह हॉर्स प्ले था, लेकिन बाद में चेंज होकर ये हॉर्स अराउंड हो गया। हॉर्स प्ले का तो मतलब ही वही था, उधम मचाना, शरारतपूर्ण खेल कूद करना, है ना, हरकतें करना। फिर बाद में हॉर्स अराउंड हो गया, जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखो, देख सकते हैं आप यहाँ हॉर्स अराउंड मज़े ले रहे हैं, चश्मा पहनकर ये बढ़िया पानी डाल रहा है ना, ये डांस कर रहा है, तो देख सकते हैं हॉर्स अराउंड मतलब ये पूरे मज़े ले रहे हैं। हॉर्स अराउंड से आप, जैसे सितारा था विधायक जी का इनका फेमस एक ये घोड़ा, मतलब कि सितारा, ठीक है। तो सितारा से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि सितारा था, वो घोड़ा था और बहुत ज़्यादा फिर इनको मान लो एक तरह से कि इनको घोड़ा मिला। वैसे तो घोड़ा ये अपने
उनके पास है, प्रधान जी के पास। लेकिन फिर भी एक बार को अगर आप मान के चलें कि घोड़ा इनको विधायक जी को वापस मिल गया तो इस तरह से मजे लेंगे, नाच कूद कर ये उधम मचाएंगे, है ना, बनराकस के साथ पूरा मजे लेंगे, उधम मचाएंगे। तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। हॉर्स अराउंड मतलब घोड़ा मिल चुका है और ये बहुत ज़्यादा उधम मचा रहे हैं, डांस कर रहे हैं बढ़िया, और मतलब पूरा का पूरा मज़े ले रहे हैं, ठीक है, नॉइजी वे में, मतलब सिली और नॉइजी वे में मज़े ले रहे हैं, पूरा इन्होंने उधम मचा रखा है, शरारतपूर्ण खेल कूद कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं पंचायत से। अगर आपने पंचायत देख ली होगी तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। हॉर्स अराउंड से आप हॉर्स प्ले भी रिलेट कर सकते हैं। हॉर्स प्ले या हॉर्स अराउंड मतलब घोड़े की तरह उछल कूद करना, मजाक करना, नाचना कूदना, उधम मचाना, ठीक है, एनर्जी से भरपूर होकर चीज़ें करना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा हॉर्स सेंस। बेसिक कॉमन सेंस, इसका मीनिंग हो जाएगा मूलभूत व्यवहारिक ज्ञान। कैसे आया ये देखते हैं। 1800 के दशक में घोड़े खेती करने के लिए, यात्रा के लिए जीवन का एक बड़ा हिस्सा थे उस समय, है ना। किसानों और ग्रामीण लोगों ने देखा कि घोड़े अपने व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा सावधान होते हैं, समझदार होते हैं। घोड़े बिना कारण डरते नहीं हैं, रास्ता पहचानते हैं, खतरों को भी भांप लेते हैं और कभी कभी इंसानों से बेहतर निर्णय ले लेते हैं। इसलिए लोगों ने व्यावहारिक बुद्धिमानी को मजाक के अंदाज में हॉर्स सेंस कहना शुरू कर दिया। मतलब कि जिसको हॉर्स सेंस है, मतलब कि हॉर्स सेंस कहीं ना कहीं इन्होंने पॉजिटिव वे में दर्शाई, उन्होंने फील करी। जो हॉर्स सेंस होती है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती है, उसमें पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, मतलब वे कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिसीजन घोड़ा लेता है हमेशा। तो उस चीज़ को इन्होंने रिलेट किया और बेसिक कॉमन सेंस से इन्होंने इसका मीनिंग निकाल दिया। मतलब कि हॉर्स सेंस का मतलब है कि आपको बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही है, अच्छे बुरे का ज्ञान आपको पता ही है, व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है। तो हॉर्स सेंस आपको इस कंटेक्स्ट से रिलेट कर लेना है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, मतलब कि डिफरेंट पीपल आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स। अलग काम के लिए अलग व्यक्ति होता है, अलग एक विशेषज्ञ होता है। अब देखो कोर्सेस, वैसे तो कोर्स आपको पता ही होगा, हमारा जो पढ़ाई वाला कोर्स होता है वो होता है, लेकिन कोर्सेस का मतलब मार्ग भी हो जाता है, फिर मैदान, ट्रैक, ठीक है, ये सब आपको पता ही होंगे। कोर्सेस मतलब जो हमारा ट्रैक होते हैं उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हॉर्सेस मतलब कई सारे घोड़े हैं, अलग अलग ट्रैक के लिए हैं, तो आप पढ़कर समझ ही पा रहे होंगे। इस मुहावरे की उत्पत्ति ब्रिटिश घुड़दौड़ हॉर्स रेसिंग से मानी जाती है। हर घोड़े की एक अपनी ताकत होती है। कुछ घोड़े घास के मैदान पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ रेतीली ज़मीन पर करते हैं, कुछ छोटे ट्रैक पर, तो कुछ लंबे रेस ट्रैक पर। मतलब हर एक पर्टिकुलर ट्रैक के लिए एक अलग स्पेसिफिक घोड़ा होता है और उसकी एक अलग स्पेशलिटी होती है। इसलिए घुड़दौड़ के विशेषज्ञ कहते थे इट्स हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, यानी हर एक ट्रैक के लिए एक उपयुक्त घोड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, मतलब अलग काम के लिए एक अलग व्यक्ति होता है, एक अलग विशेषज्ञ होता है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। नेक्स्ट इडियम है हमारा हाउ टाइम फ्लाइज। ईजी है, जैसे अच्छा समय होता है ना, अच्छा समय कहते हैं, हम फील भी करते हैं, बहुत जल्दी निकल जाता है, और बुरा समय मतलब चलता है बहुत धीरे धीरे। तो टाइम पासेस क्विकली, समय बहुत ही जल्दी बीत जाता है, समय तेज़ी से निकल जाता है। जब हम खुश होते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो हमें लगता है कि समय बहुत ही तेज़ी से उड़ गया। तो इसलिए इसे कहते हैं टाइम फ्लाइज, मतलब समय उड़ गया, कितनी जल्दी समय बीत गया। मतलब कि हाउ टाइम फ्लाइज, अभी तो पार्टी शुरू ही हुई थी, मान लो आप कहीं बढ़िया कैंपिंग करने गए, मतलब देखते हैं आपका समय बहुत जल्दी जल्दी वो निकल जाएगा, तो हम कहेंगे हाउ टाइम फ्लाइज, कितनी जल्दी समय निकल गया देखो, है ना, कहते भी हैं हम। तो ईजी इडियम है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है ह्यू एंड क्राई, ए नॉइजी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, प्रोटेस्ट, लाउड क्लैमर, मतलब कि शोर मचाना, कोलाहल करना। अब देखो जो ये ह्यू होता है ना, ये रंग के लिए यूज़ किया जाता है ना, कलर के लिए। आपने जैसे एडिटिंग भी करते होंगे वहाँ पर भी ये चीज़ आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ पर इसका रिलेशन है चिल्लाना से। इसका दूसरा मीनिंग बन जाता है चिल्लाना, ये आपको याद रखना है। और क्राई का तो मतलब होता ही है रोना, ठीक है। यदि किसी गांव में कोई अपराध हो जाता था तो जैसे अपराध क्या, जैसे चोरी हो गया, हमला हो गया, तो गांव के लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुला लेते थे ताकि अपराधी को पकड़ने में मदद मिल सके। जो ह्यू शब्द है ना, वो फ्रांसीसी भाषा के चिल्लाना, ये जो ह्यूअर है इससे आया है, इसका मतलब है चिल्लाना, तो इसका मीनिंग इसलिए इंग्लिश में भी चिल्लाना ही हो गया। क्राई का तो मतलब आपको पता ही होगा, रोना, चिल्लाना, पुकारना। उस दौर में यह नागरिक कर्तव्य था कि अगर किसी को अपराध करते देखे, अगर कोई किसी को अपराध करते देखे तो ह्यू एंड क्राई उसको करना होता था, ताकि ज़ोर से चिल्लाकर वो सबको सतर्क कर सके, ठीक है।
तो ह्यू एंड क्राई आपको रिलेट रखना है चिल्लाने से। आपने कुछ चीज़ होती हुई देखी और आपने वहाँ पर शोर मचा दिया ताकि आसपास के लोग इकट्ठा हो सकें। देख सकते हैं ये चोर है, किसी ने देख लिया इसको, तो यहाँ पर ह्यू एंड क्राई हो गया, मतलब कि चिल्ला दिया ये, ताकि गांव वालों को सबको पता लग गया। ठीक है, सब जाग खड़े हुए और सब इसको मतलब बजाने के लिए इसके पीछे पड़ गए। तो आप रिलेट करेंगे, इडियम आपके हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हस्बैंड आवर रिसोर्सेज, मीनिंग हो जाएगा सेव या फिर व्यर्थ नहीं करना। अब आपको अगर थोड़ा सा भी आपने रिलेट किया हो कभी या पढ़ा हो, तो हस्बैंड का मतलब होता है मतलब देख रेख करने वाला, मतलब जो केयर करता है। हस्बैंड का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो पुरानी अंग्रेजी में हस्बैंड शब्द ये मतलब जुड़ा है, जैसे हस का मतलब हो गया घर, और ये बॉन्डी का मतलब हो गया मतलब कि मालिक या फिर देखभाल करने वाला। तो घर का प्रबंधक या फिर संसाधनों का देखभाल करने वाला व्यक्ति हस्बैंड का ये प्रॉपर मीनिंग होता था। ठीक है, अब भी होता है। टू हस्बैंड का अर्थ हो गया किसी चीज़ की बुद्धिमानी से प्रबंध करना। इसलिए जब हम कहते हैं हस्बैंड वंस रिसोर्सेज, तो इसका मतलब हो जाता है अपने धन, समय, ऊर्जा या फिर किसी भी संसाधन का समझदारी से उपयोग करना। हस्बैंड अवर रिसोर्सेज का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को व्यर्थ नहीं करना, किसी चीज़ को सेव करना। ठीक है, हस्बैंड वंस रिसोर्सेज, अवर रिसोर्सेज, माई रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब कि हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से उसका प्रबंध करके उनको सेव कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको इसको रिलेट करना है। हस्बैंड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तो इडियम आपके हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये भी अपने खाने पीने के सामान को मतलब सेव कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें इनको अपने बच्चों को सिखा रहा है, अपनी फैमिली को सिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा आई कांट थिंक स्ट्रेट, कैन नॉट थिंक रेशनली ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्म्ड विद इमोशन। अब ओवरवेल्म्ड तो आपको पता ही होगा, अभिभूत होना, व्याकुल होना, है ना, तर्कसंगत रूप से नहीं सोच पाना। कैन नॉट थिंक रेशनली, तार्किक रूप से नहीं सोच पाना। ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, मतलब आप अपने इमोशन, आपके जो अंदर के ख्याल है ना, उससे आप व्याकुल हो रहे हैं, उससे मतलब भर चुके हैं। ठीक है, थिंक स्ट्रेट का मतलब होता है स्पष्ट, तर्कसंगत और व्यवस्थित सोच। जब कोई कहता है आई कांट थिंक स्ट्रेट, मतलब मैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं सोच पा रहा हूँ, तो इसका तात्पर्य होता है कि भावनात्मक अशांति है उसको, थकान है उसको, तनाव हो सकती है, घबराहट हो सकती है, या फिर किसी अन्य कारण से उसका मन है व्यवस्थित हो गया है। तो सीधा सा है थिंक स्ट्रेट। स्ट्रेट को आप लॉजिकल से रिलेट कर सकते हैं कि मैं लॉजिकल नहीं सोच सकता हूँ, तो इडियम आसानी से पढ़कर ही पता लग रहा है कि ये क्या सेंस देगा। ठीक है, देख सकते हैं इसको, मतलब इसका दिमाग घूम रहा है, चीज़ें दिमाग में कुछ चल रही हैं और ये मतलब फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा आई डोंट बाय इट, आई एम नॉट कन्विंस्ड, विश्वास के योग्य नहीं होना। अब देखो, आप दो सिनेरियो बनते हैं। एक कुछ चीज़ आप खरीदने गए, मान लो यही है अंकल, ये चीज़ खरीदने गया। दो केस बनते हैं, अगर इसको पसंद आ गई तो ले लेगा, पसंद नहीं आई, इसको कुछ भी डाउट है, मान लो इसको डाउट है, तो ये मना करेगा, आई डोंट बाय इट, ये खरीदेगा नहीं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर ऑफर मिल रहा है, लेकिन अगर इसको डाउट है, इसको नहीं लेना है, तो ये आई डोंट बाय इट कहेगा और चलता बनेगा, यानी कि इसको डाउट है। तो वही चीज़ इसका मीनिंग बना देती है कि विश्वास के योग्य नहीं होना। आई डोंट बाय इट का मतलब है अगर आप कोई चीज़ खरीद नहीं रहे हैं तो आपके अंदर उस चीज़ के लिए डाउट है, आप उस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं हुए हैं, आपको विश्वास नहीं है। वही चीज़ है, बाय का मतलब खरीदना, शब्द का इस्तेमाल शाब्दिक अर्थ में नहीं बल्कि रूपक के रूप में यहाँ पर किया गया है। जैसे कि हम बाज़ार में कोई चीज़ तभी खरीदते हैं जब हमें उसका मूल्य, गुणवत्ता पर उसका भरोसा होता है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी बात या तर्क पर भरोसा नहीं करता तो वह कहता है आई डोंट बाय इट, मैं इस बात को नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, मैं कन्विंस नहीं हूँ इसके लिए, है ना, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मतलब कि ये चीज़ विश्वास के योग्य नहीं है। तो सीधी सी बात है, वो नहीं लेगा और चलता बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, आई हैव माई हैंड्स फुल। ईजी है, आपके हाथ जो हैं वो फुल हैं, तो कहीं ना कहीं बिजी हैं। टू बी वेरी बिजी विद मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत व्यस्त होना, कई जिम्मेदारियाँ होना। देख सकते हैं आप इसके सभी के सभी हैंड मतलब बिजी हैं। मेरे दोनों हाथ पूरी तरह से भरे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आपके दोनों हाथों में पहले से ही चीज़ें भरी हुई है, तो आप कुछ और नहीं पकड़ सकते, तो देख सकते हैं आप बिजी हो जाएगा, इजी इडियम है। नेक्स्ट इडियम है आइसिंग ऑन द केक, मतलब कि समथिंग दैट मेक्स ए गुड सिचुएशन इवन बेटर, मतलब कि सोने पे सुहागा होना, अतिरिक्त लाभ। अब देखो, केक आपने देखा होगा, केक जैसे ये है, इसके ऊपर जो ये क्रीम से, जैसे ये है ना, एक ऐसी कीप टाइप होती है और इस क्रीम से ये ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं जो कि क्रीम के होते हैं, उसको आइसिंग कहते हैं बेसिकली, है ना। आइसिंग आप अगर बर्फ़ सोच रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी सोच सकते हैं कि बर्फ़ में कुछ मतलब
क्रीम मिलाकर ये बनाया जा रहा है, क्योंकि ठंडा तो होता ही है, तो आइसिंग से भी आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जो इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जो इसके ऊपर ये मतलब गार्निशिंग की जाती है ना ऊपर, इसके ऊपर क्रीम से, इसको आइसिंग ही कहते हैं। अब आइसिंग ऑन द केक हो गया। असली केक तो खुद में ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब उस पर आइसिंग, जो ये आइसिंग होती है ना, क्रीम, चीनी की परत या फिर सजावट, गार्निशिंग होती है उसमें, तो उसको आइसिंग ही कहते हैं। लेकिन जब उस पर आइसिंग कर दी जाती है तो उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कोई चीज़ पहले से ही अच्छी हो और उस पर कोई और लाभ या सुखद घटना हो जाए तो उसको आइसिंग ऑन द केक कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि इसको आइसिंग कहते हैं। जो ऊपर हम गार्निशिंग करते हैं वो क्रीम की होती है और अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है ना। नीचे तो वो मतलब ब्रेड ही होती है, ऊपर वो आइसिंग होती है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। केक तो वैसे ही अच्छा होता है, लेकिन उस पर आइसिंग हो जाए तो वो और भी ज़्यादा अतिरिक्त लाभ की कैटेगरी में आ जाएगा, सोने पर सुहागा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा, इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, यानी कि व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग देन अनदर एंड अनदर, मतलब एक के बाद एक सब गड़बड़ होता जाता है। एक के बाद एक कहते हैं ना, मतलब सब गलत पे गलत होता जा रहा है, एक के बाद एक परेशानियाँ आ रही हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि यदि एक चीज़ हमारी पूरी ना हो, कंप्लीट ना हो, अच्छी तरह से ना हो, तो दूसरी भी हमारी बेकार होगी। ठीक है। इसकी जड़ें जो पुरानी कहावतों में है, वहाँ से रिलेशन रखती है, जहाँ जीवन की परेशानियों की निरंतरता को दिखाने के लिए इस तरह के वाक्य बोले जाते थे। इसका उपयोग खास तौर पर तब किया जाता है जब व्यक्ति थक हार कर ये चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस करता है, एक के बाद एक चीज़ें खराब हो जाती हैं। जब व्यक्ति थक हार जाता है और यह दर्शाने के लिए कहता है कि समस्याएं अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। ठीक है। आपने भी ये चीज़ें फील करी होंगी कि जब परेशानियाँ आती हैं बैक टू बैक आती हैं, है ना। जैसे देख सकते हैं इसका फ़ोन भी डाउन हो गया, मतलब ब्रेड भी मतलब जल गई, प्रेस भी बेकार, मतलब कपड़े बेकार हो गए, पानी टपक रहा है, बिल्ली ने ये तोड़ दिया, छाता भी एक तरफ पड़ा है। देख सकते हैं मतलब परेशानियाँ इसकी बैक टू बैक आ रही हैं। तो कोई एक चीज़ अगर ख़राब हुई है तो बाकी की भी ख़राब होएंगी, एक के बाद एक सभी चीज़ें गड़बड़ होती जाती है, तब वहाँ पर इस इडियम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। ये जो थॉमस ग्रे था ना, ये एक पोइट थे, उन्होंने ये एक लाइन यूज़ करी थी, इस इडियम को यूज़ किया था, टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कॉज स्ट्रेस। अज्ञानता परम आनंद है। कुछ पता नहीं होना कभी कभी अच्छा हो जाता है। देखो, जैसे कभी कभी हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको किसी चीज़ का, किसी निगेटिव चीज़ का पता लगना ही वो आपको परेशानी में डाल सकता है। इससे बढ़िया वो चीज़ अगर ना ही पता लगे तो बेटर है ना। तो ऐसे ही इसकी तुलना बच्चों से की गई है। उस कविता में जो ये थॉमस ग्रे हैं, उन्होंने कहा था कि बच्चों का जीवन इसलिए सुखी होता है क्योंकि वे भविष्य की चिंताओं और परेशानियों से अनजान रहते हैं। ठीक है, करंट सिनेरियो से भी अनजान रहते हैं। उन्हें इस चीज़ से मतलब वास्ता नहीं रहता बच्चों को कि क्या परेशानी है, क्या फ्यूचर में होगा, क्या चीज़ें कैसे होंगी। इतनी उनमें थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाता, है ना। तो उनका कहने का यही एक मतलब तरीका था। उन्होंने ये चीज़ें बच्चों के कंटेक्स्ट में गई थी, लेकिन ये चीज़ एग्जैक्ट में ये इडियम के रूप में यूज़ होने लगी कि कभी कभी चीज़ों का पता ना होना ही हमारे लिए अच्छा हो जाता है। अज्ञानता परम आनंद है, इसलिए ही कहा जाता है। ठीक है। अगर आपको हर तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आपको उसमें नेगेटिविटी मिल जाएगी, सुनने को देखने को मिल जाएगी, तो आप मतलब परेशान रहेंगे। तो इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, मतलब अज्ञानता कभी कभी अच्छी हो जाती है। ठीक है, मतलब परम आनंद हो जाती है। नेक्स्ट इडियम है हमारा, इल एट ईज, मतलब कि टू फील अनकंफर्टेबल और वरिड इन ए सिचुएशन, मतलब कि असहज होना। अब देखो, इल का जो मतलब था वैसे सबको पता है बीमारी होता है, लेकिन बुरा, अप्रिय, अनुकूल न होना जैसे भी इसके मीनिंग हो जाते हैं, है ना। इल के नेगेटिव वर्ड है। एट ईज़ का मतलब होता है आराम से, तनाव मुक्त, मतलब कि सुख। इल का तो आपको पता लग ही गया। ईज़ का मतलब हो जाता है मतलब सुख, आराम, है ना, तनाव मुक्त, टेंशन फ्री है आप। जब दोनों को मिलाया जाता है तो इल एट ईज़ का मतलब हो जाता है आराम में न होना, है ना। जो आपका आराम है, आपका जो सुख है, उसमें चीज़ें खराब हो जाना, बुरी हो जाना, अप्रिय हो जाना, है ना। तो तनाव में आ जाना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। टू फील अनकंफर्टेबल और वरीड इन ए सिचुएशन, किसी ईज़ की स्थिति में इल हो जाना, मतलब कि चीज़ों का बुरा हो जाना, बेकार हो जाना। पार्टी चल रही है, सब अपना मज़े ले रहे हैं, सब चीज़ अच्छी चल रही है, लेकिन ये मतलब इल हो गया, मतलब ये मतलब बुरा फील कर रहा है, ये इस सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हम ये इडियम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है,
इन द लाइट ऑफ मतलब कि कंसिडरिंग और टेकिंग इनटू अकाउंट, ध्यान में रखते हुए। लाइट का अर्थ यहाँ पर रोशनी से अलग जो आया है वो समझ, ज्ञान या स्पष्टता से रिलेशन रखता है। जब हम कहते हैं इन लाइट ऑफ समथिंग तो इसका तात्पर्य होता है उस जानकारी की रोशनी में अब चीज़ें साफ दिख रही हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे ये आप उस कंटेक्स्ट में याद रख सकते हैं, जैसे अंधकार और प्रकाश। अंधकार को हम किसी चीज़ इग्नोरेंस से ही हम रिलेट कर सकते हैं, अज्ञानता से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो लाइट है वो कहीं ना कहीं आपका जो बौद्धिक एक मेंटली आपकी थॉट प्रोसेस होती है और वो लाइट में है, मतलब प्रकाशमान है, तो कहीं ना कहीं आप खुले विचारों के हैं और वो मतलब सोचने से उस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। ध्यान देने से आप उसको रिलेट रखें, मतलब कि कंसिडरिंग और टेकिंग इनटू अकाउंट मतलब आपके वो संज्ञान में है ना। कहते हैं ये मेरे मतलब मेंटल मतलब प्रोसेस, थॉट प्रोसेस में मेरे ये चीज़ है। तो इन द लाइट ऑफ का मतलब हो जाएगा ये आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में आपके संज्ञान में है। आप इसको मतलब टेक इनटू अकाउंट का मतलब वही हो जाता है, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको चीज़ें पता है, आपके दिमाग में है। तो इसी चीज़ को लाइट से हम रिलेट करेंगे, मतलब कि किसी चीज़ की समझ होना, किसी चीज़ का ज्ञान होना या किसी चीज़ की क्लैरिटी होना। ठीक है, तो इन द लाइट ऑफ किसी चीज़ की आपको समझ है, आप उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, है ना, आपके वो दिमाग में चीज़ें आपके संज्ञान में है वो चीज़। नेक्स्ट इडियम है इन ए फ्लटर। फ्लटर का यहाँ पर जो मतलब है फड़फड़ाने से है, जैसे इसका शाब्दिक अर्थ है पंख फड़फड़ाना या फिर कांपना, है ना। इन ए नर्वस स्टेट, हड़बड़ाहट में। यह शब्द जो है पक्षियों तितलियों के पंखों की हरकत से आया है जो हल्की फुल्की तेज़ी से हिलती डुलती रहती है। जब कोई व्यक्ति किसी खबर से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे वो लगता है जैसे पंख फड़फड़ा रहा हो। तो यही भाव इस मुहावरे में निहित है। मतलब इन ए फ्लटर का मतलब है मानो वह अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। जैसे ये इमेज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंटरव्यू रूम है, इसके मतलब जैसे फीमेल है, जाते जाते ये मतलब कांपने लगी, है ना, कपकपी आ जाती है शरीर में, नर्वसनेस आ जाती है ना। और हार्ट तो ऐसा लगता है जैसे लिफ्ट में नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया अगर आप किसी चीज़ से नर्वस फील कर रहे हैं। अगर आपको कहीं कहीं पोडियम पे जाकर आपको मतलब 100 बंदों के सामने बोलना है, तब अपनी हालत देखना। तो वो ही है मतलब इन ए फ्लटर, मतलब हड़बड़ाहट में आप नर्वस स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मानो आप अपने पंख अपने फड़फड़ा रहे हों। ठीक है, उससे रिलेट करके ये इडियम निकला है। आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम है इन ए फॉग। इन ए फॉग, फॉग में तो ऑलरेडी हमें कुछ नहीं चमकता, तो वही कन्फ्यूज्ड एंड डेज्ड, मतलब कि भ्रम में रहना। फॉग का अर्थ है यहाँ पर कोहरा। कोहरे में देखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, सभी को पता है। चारों ओर सब कुछ धुंधला, अस्पष्ट और भ्रमित करने वाला लगने लगता है। तो इन ए फॉग वहीं से ही इसका मीनिंग निकल के आया, जब इंसान के दिमाग की स्थिति ऐसी हो जाए कि वह किसी भी स्थिति को समझ ना पाए और उलझन में पड़ जाए। देख सकते हैं ये फॉग में है, इसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब चीज़ें धुंधली है, आगे का कुछ भी क्लैरिटी इसको नहीं है। तो कन्फ्यूज है, डेज्ड है, भ्रम में है ना, इन ए फॉग। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा इन ए जिफी। जिफी आपको याद करना पड़ेगा। जिफी जो होता है ना, क्षण, एक क्षण में, एक पल भर में जैसे कहते हैं, तो वही मतलब जिफी का होता है। जिफी का मतलब एक बहुत ही समय की छोटी इकाई या फिर अंतराल कह सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में जिफी को एक तकनीकी शब्द के रूप में इस्तेमाल किया, जैसे भौतिकी में सेकंड का बहुत ही छोटा हिस्सा, है ना। जैसे बोलचाल में हम बहुत जल्दी के अर्थ में यह लोकप्रिय हुआ, जैसे हम कहते हैं बहुत जल्दी कर दो, मतलब मिनट से पहले आ जाओ, है ना, सेकंडों में आ जाओ, चीज़ें सेकंडों में कर दो, या फिर क्षण भर में कर दो, पलक झपकते ही ये चीज़ कर डालो। तो जिफी का सेंस वही निकलती है, समथिंग दैट इज़ डन वेरी क्विकली या फिर सडनली, है ना, पलक झपकते ही चीज़ें हो जाना। जिफी आपको थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में याद रखना है कि ये एक समय मापने की बहुत छोटा हिस्सा, एक बहुत छोटी इकाई है, सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा है जिफी, है ना। तो इन्हें जिफी का मतलब हो जाएगा क्षणिक, मतलब कि क्षण भर में, पल भर में, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा इन ए नटशेल। वैसे तो नटशेल का मीनिंग आपको पता ही होगा, संक्षेप में, कंसाइज वे में चीज़ों को बताना, करना। नटशेल ये इसका मीनिंग, इसका संक्षेप में करना ही क्यों हुआ, ये चीज़ अभी आपको पता लगेगी। मीनिंग देखते हैं ब्रीफली एंड कंसाइजली इन ए शॉर्ट क्लियर टू डिस्क्राइब इन ए फ्यू वर्ड। संक्षेप में, सटीक रूप से, ये तो चलो सभी को पता है, आई होप सभी को पता है ना। अब देखो ये बना कैसे, नटशेल का मतलब संक्षेप में, कंसाइज वे में ही क्यों बना। रोमन लेखक प्लिनी आपको पता होगा, आपने अगर हिस्ट्री में राइटर्स अगर याद किए हैं तो प्लिनी नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने पहली शताब्दी में लिखा था कि किसी ने, है ना, एनोनिमस कोई राइटर हुआ होगा, उसने पूरी इलियड कविता एक अखरोट के खोल में लिख दी थी।
जैसे देख सकते हैं नट शेल, नट क्या होता है अखरोट, और शेल मतलब उसका खोल, है ना। जैसे ये है, ये नट शेल में ही पूरी की पूरी जो इलियड की कविता थी वो पूरी की पूरी नट के शेल में ही लिख दी थी। यहीं से विचार ये आया कि किसी बड़ी चीज़ को बहुत ही छोटे रूप में प्रस्तुत करना, मतलब कि हो जाएगा इन ए नट शेल। आई होप आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, है ना। और प्लिनी से आप इसको याद रखेंगे, इलियड की कविता से इसको याद रखेंगे। ये भी नहीं याद रहता तो इतना तो जरूर याद रखें कि अखरोट का शैल था, उसमें कविता लिखी गई थी, बहुत बड़ी कविता थी, छोटे से उसमें लिख दी थी, तो इसलिए इसका मीनिंग बन गया ब्रीफली और कंसाइजली। नेक्स्ट है हमारा इडियम इन ए पिकल। इन ए पिकल का मतलब हो जाता है एक्सपीरियंसिंग ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन ट्रबल, कठिन परिस्थिति में। अब देखो इन ए पिकल कुछ कुछ वैसा ही है जैसे मैंने आपको सूप का बताया था, मैंने बताया था जहाँ पर इन ए सूप मतलब इन ट्रबल सिचुएशन आ जाएगा, या फिर इन हॉट वाटर आ सकता है ना। ये कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर जिसके अंदर जाने का मतलब है, जब हम इनको इडियम में यूज़ करते हैं तो इनका मतलब होता है आप किसी कठिन परिस्थिति में है ना। ऐसे ही सेम चीज़ पिकल में है ना। जब आप अचार में हैं, इन्हें पिकल का मतलब है आप कठिन परिस्थिति में हैं। अचार में सब्जियां या फल डूबे रहते हैं, इसी से रूपक बना कि जब कोई व्यक्ति समस्याओं में डूबा रहता है तो वो इन्हें पिकल हो जाता है। इन्हें सूप से आप इसको रिलेट रखें, ये इडियम आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वैसे इजी की कैटेगरी में ही रखूँगा मैं इसको, इन्हें पिकल इन्हें सूप, है ना। तो मतलब कि आप ट्रबल में हैं, आप कठिन परिस्थिति में हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा इन ए टाइट कॉर्नर और इन ए टाइट स्पॉट। देखो इसका मीनिंग देखते हैं। इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में। इसको याद करने से पहले आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, बैक अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। ये मैंने अभी हाल ही में बताया था, मतलब जब आपके पीछे हटने का सारे रास्ते बंद हो जाए तो पीछे दीवार आ गई थी, आप उसके मतलब पीछे जाकर टिक गए थे, है ना, तो आप कठिन परिस्थिति में थे। आपके आगे बढ़ने के सभी मतलब रास्ते ख़त्म हो चुके थे, कठिन परिस्थिति में थे आप। उसी का ही ये भाई बहन आप मान सकते हैं, इन्हें टाइट कॉर्नर या फिर इन्हें टाइट स्पॉट इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में। यानी इसका मूल संबंध घुड़दौड़ या लड़ाइयों के दौरान परिस्थितियों से जोड़ा जाता है, जब कोई घुड़सवार या फिर सैनिक दुश्मनों से चारों ओर से घिर जाता है और पीछे हटने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं होता, तब कहा जाता है कि वह टाइट कॉर्नर में है, यानी एक ऐसा कोना जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। देख सकते हैं ये सामने से बंदूक गोलियाँ चल रही हैं और ये टाइट कॉर्नर में जाकर फंस चुका है, तो कठिन परिस्थिति में है। इसी के साथ आपको बैक अगेंस्ट द वॉल भी याद रखना है, इसका भी मतलब होता है कठिन परिस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है इन एप्पल पाई ऑर्डर। ईजी है, काफ़ी बार आ चुका है मेरे ख्याल से। एक और था पाई से रिलेटेड, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था इन परफेक्ट ऑर्डर अरेंज्ड नीटली, मतलब कि सही क्रम में। अब देखो ये मुहावरा है न्यू इंग्लैंड से आया है, जहाँ की गृहिणियाँ अपनी मेज को बहुत ही व्यवस्थित और साफ़ सुथरा रखती थी, खासकर तब जब वे एप्पल पाई परोसती थी, मतलब सेब की एक पाई, एक केक टाइप स्ट्रक्चर होती है, देख सकते हैं, इसको एप्पल पाई कहते हैं। इसको परोसते हुए बहुत ज़्यादा मतलब डेकोरम रखती थी, एक परफेक्ट ऑर्डर को फॉलो करती थी, तो इन्हें एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो गया था सही क्रम में, अच्छी तरह से, है ना। एक ऐसे ही था, मतलब फिंगर इन एवरी पाई करके एक और ईडियम बताया था, है ना, मतलब कि बिजी होना, है ना। तो वो भी चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब कि आपकी सारी उंगलियां हर एक पाई में है, अलग अलग मतलब जगह आपने चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रखी है, तो वो भी आपको याद रखना है। और इन एप्पल पाई ऑर्डर मतलब कि यहाँ की गृहिणियाँ एप्पल पाई को सर्व करते वक्त इनको परफेक्ट ऑर्डर में सजा कर रखती थी। इस तरह से आपको ये रिलेट कर लेना है, ईजी इडियम हो जाएगा। इन बैड टेस्ट मतलब कि नॉट सुटेबल और ऑफेंसिव, मतलब कि कोई चीज़ सुटेबल नहीं है या फिर ऑफेंसिव है, अपमानजनक है। टेस्ट शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति की पसंद, शैली और परिष्कृत व्यवहार के लिए यूज़ किया जाता है ना। यहाँ पर ये बेसिकली इसी चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। वैसे आप टेस्ट आपको पता ही होगा किस लिए यूज़ होता है। नॉर्मल सिनेरियो में अगर कोई व्यवहार, मजाक या कपड़े का चयन सामाजिक या नैतिक रूप से अनुचित होता है तो उसे इन बैड टेस्ट कहा जाता है। जैसे ये देख सकते हैं, इसके कपड़े ये कहीं ना कहीं बैड टेस्ट में है, ठीक है। इसने अपमानजनक या फिर ये हमारे समाज के लिए सूटेबल नहीं है, ऑफेंसिव चीज़ें हैं, अपमानजनक है, तो इसको हम कहेंगे इन बैड टेस्ट, ठीक है। टेस्ट को हम किसी की पसंद, शैली, किसी के व्यवहार के लिए रिलेट कर सकते हैं, और वो चीज़ अगर बैड है तो वो चीज़ अपमानजनक होगी। देख सकते हैं ये चीज़ बैड रहेगी हमारे समाज के लिए, है ना, भारतीय समाज के लिए, तो इन बैड टेस्ट कहेंगे इसको। ये सूटेबल नहीं है और ऑफेंसिव है। नेक्स्ट इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट। ईजी है ये तो। इन राइटिंग, रिटन डाउन, और इन प्रिंट मतलब लिखित रूप में। बना कैसे, इसको देखते हैं। पुराने समय में जब छपाई की तकनीक विकसित हुई तब स्याही काली होती थी
और कागज़ सफ़ेद होते थे। ठीक है, मतलब कि जब पहले प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो सीधी सी बात है ब्लैक ही इंक वहाँ पर यूज़ होती थी, है ना, कलर प्रिंटिंग नहीं यूज़ होती थी, वो बहुत बाद में जाकर बनी है। इसलिए जब कोई बात लिखकर दर्ज की जाती थी तो उसे ब्लैक इंक ऑन वाइट पेपर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्लैक इंक ऑन वाइट पेपर। सीधी सी बात है, वाइट पेपर पर आप लिखेंगे तो वो ब्लैक इंक ही होगी, है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ब्लैक एंड वाइट कहा जाने लगा, मतलब कि रिटिन रूप में कोई चीज़ आपने लिख कर दी है। ठीक है, आई होप ये भी इसकी इडियम की भी क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी, आप इसको भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इडियम है इन कहूट्स विद, मतलब कि इन एन अलायंस और पार्टनरशिप विद। ये जो कहूट्स वर्ड है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कहूट्स का मतलब ही होता है साठगांठ। इन कहूट्स का मतलब होता है एक ही जगह या फिर छोटे समूह में रहना, साझेदारी में रहना। धीरे धीरे इसका मतलब बदलकर गुप्त साझेदारी और फिर गुप्त साठगांठ के रूप में हो गया, खासतौर पर तब जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई गलत, धोखाधड़ी वाला या संदिग्ध काम करते हैं। जैसे ये देख सकते हैं इन कहूट्स में है ये, मतलब ये कुछ ना कुछ फोर्जरी, कुछ धोखाधड़ी वाली चीज़ को ये सीक्रेट रख के इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, है ना। ये पार्टनरशिप में कुछ एक मतलब यूज़ ये पार्टनरशिप में होता है, लेकिन इसका जो सेंस होता है वो निगेटिव होती है। इन एन अलायंस और पार्टनरशिप जो होगी वो कहीं ना कहीं नेक्सस कहते हैं ना जिसको, साठगांठ, है ना, उस सेंस में ये यूज़ होगा इन कहूट्स विद, मतलब कि धोखाधड़ी या फिर गलत काम में आप पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं तो उसको कहूट्स कहा जाएगा, है ना। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो मैंने बताया कहूट्स और एक जिफी। जिफी क्या होता है? मतलब कि वही पल भर, क्षणिक, तो वो इडियम खत्म। और कहूट्स को आपको याद रखना है कि साठगांठ, नेक्सस को आप रिलेट कर सकते हैं, तो ये इडियम भी आपका खत्म हो चुका होगा। नेक्स्ट इडियम है इन डीप वाटर। इजी है इडियम, पढ़कर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इन ग्रेट डिफिकल्टी, कठिन मुसीबत में। देखते हैं कैसे बना। नाविक जीवन, नॉटिकल टर्म ही है ये, वहीं से ही आया है। पुराने समय में जब नाविक उथले या फिर कम गहरे पानी में होते थे तो नाव चलाना बहुत ज़्यादा ईजी होता था, सुरक्षित होता था, सेफ होता था, बिल्कुल कोई दिक्कत उनको नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही नाव गहरे पानी यानी कि डीप वाटर में जाती थी तो वहाँ लहरें तेज़ हो जाती थी, गहराई अधिक होती थी, खतरे भी ज़्यादा बढ़ जाते थे, है ना। वेल निकल सकती थी, देखो जैसे ये है ना। तो गहरे पानी का मतलब हो जाता था ज़्यादा खतरा और ज़्यादा परेशानी, मतलब कि कठिन मुसीबत में, है ना, ग्रेट डिफ़िकल्टी में। तो इन डीप वाटर आपको इसी तरह से रिलेट करना है, जैसे गहरा समुद्र के बीच में अगर आपका नाव, आपकी जहाज़ चल रहा है तो वहाँ पर खतरा ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, कंपेयर टू कम गहराई में, है ना। इस तरह से आपको ये रिलेट करना है। नेक्स्ट इडियम है इन डायर स्ट्रेट्स, यानी कि इन ए वेरी बैड और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब देखो जो स्ट्रेट्स होता है ये आपने सुना होगा, जल संधि, जलडमरू मध्य, है ना, ये आपने सुना होगा। ये हमारे सी में, समुद्र में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। डायर का मतलब तो हो ही जाएगा भीषण, डरावना, भयानक, है ना। तीव्र भी कह सकते हैं, उग्र भी कह सकते हैं। तो मतलब आपकी जो एक जलसंधि है वो भयानक वे में है या डरावने उसकी कंडीशन में है। इन ए वेरी बैड और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत बुरी या कठिन परिस्थिति में। देखते हैं इसकी जड़ें जो है नॉटिकल लैंग्वेज से आई है। स्ट्रेट्स का मतलब होता है संकीर्ण जलमार्ग, नैरो वाटरवे, है ना। पुराने समय में समुद्र यात्रा करते समय जहाज स्ट्रेट में अगर फंस जाता था तो इसका मतलब होता था कि वो संकीर्ण रास्ते में फंस गए हैं जहाँ आगे बढ़ना जोखिम भरा होता था। ठीक है, मतलब कि अगर उस जलसंधि में, उस नैरो वाटरवे में अगर कोई जहाज़ फंस जाता था तो उसको कहा जाता था डायर स्ट्रेट, मतलब कि वो भीषण, डरावना, है ना, वो मतलब खतरनाक रूप में है इस समय, है ना, क्या वो स्टेट। ठीक है, तो जहाज फंस जाता था तब ये यूज़ किया जाता था, मतलब कि वह बुरी और कठिन परिस्थिति में है। ठीक है, संकीर्ण रास्ते में वो फंस गया है। तो देख सकते हैं आप, इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये रास्ता बहुत ज़्यादा पतला है, ये कोई स्ट्रेट है, यहाँ पर ये जहाज़ बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति में है। तो इस तरह से आपको ये ईडियम भी आपके याद हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बस दिमाग, मतलब लॉजिक को देखना है और रेफरेंस समझना है, तो ईडियम सारे के सारे आपके आराम से ऐसे ही होते रहेंगे। नेक्स्ट ईडियम है इन डच। इन डच का मतलब होता है इन ट्रबल। अब देखो इन डच में आपको याद आना चाहिए गो डच। गो डच मैंने बताया था, इसमें एक कहानी बताई थी मैंने आपको। एक कहानी क्या, एक रेफरेंस दिया था। नीदरलैंड वाले जो डच होते हैं और इंग्लिश लोग, अंग्रेज, इन दोनों के बीच में होती है, मतलब विचारों का कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, है ना। वैसे भी इनका मतलब कॉन्फ्लिक्ट ही चलता रहता है, मतलब आपस में एक दूसरे को डिमोटिवेट करने वाला सीन है इनका दोनों का, है ना। तो
इसमें मैंने आपको गो डच बताया था। ये जो इंग्लिश लोग थे कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी की तरफ अपने आप को मानते थे कि हम सुपीरियर हैं, तो ये जो ये डच लोग थे इनको कंजूस मानते थे, है ना। तो ये मतलब मजाक में जब कोई मान लो कॉन्ट्री करनी हो कहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 5 लोग कहीं खाना खाने जा रहे हैं और अगर इनमें से एक बंदा अगर पेमेंट कर देता है तो कहीं ना कहीं वो एक बंदा अमीर है। लेकिन अगर यहाँ 5 के 5 बंदे अलग अलग अपनी कॉन्ट्री करेंगे, अपने हिस्से का अलग अलग पैसा देंगे, तो इसका मतलब है सभी के सभी ये थोड़े से वो कहीं ना कहीं कंजूस वाले वे में उसको देखा जाएगा कि अगर यहाँ पर सभी के सभी अपना अपना पैसा दे रहे हैं तो वे सभी के सभी कंजूस की कैटेगरी में हैं। तो गो डच तब कहा जाता था कि सभी अपनी कंट्री अपने पैसे को इक्वल बांट ले। तो गो डच का मतलब हो जाता था कि अपने बिल जो है उसको स्प्लिट करना, उसको इक्वली बांट लेना। और डच इसलिए वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि वो डच जो है वो कंजूसी को दर्शा रहा था, क्योंकि डच को उनको निगेटिव दिखाना था, नीचा दिखाना था, इसलिए डच वर्ड यूज़ किया गया, है ना। वरना डायरेक्ट भी कह सकते भाई कंट्री कर लो, स्प्लिट कर लो, लेकिन नहीं, उनको डच जो नीदरलैंड के लोग थे उनको निगेटिव दिखाना था, नीचा दिखाना था, इसलिए गो डच कहा गया। और डच को ये कंजूस कहते थे, तो इसलिए कंजूसी का मतलब प्रमाण दो और अपने अपने बिल को इक्वल इक्वल बांट लो, किसी एक पर भी इतना पैसा नहीं है तो इसलिए सभी इक्वल बांट लो। सेम चीज़ यहाँ पर है इन डच। अब वही चीज़ डच लोगों को ये लोग मतलब नीचा दिखाते थे, तो इन डच ये एक और ईडियम यूज़ करते थे। इन डच का मतलब हो जाता था मतलब कि मुसीबत में होना, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपको और क्लैरिटी आएगी। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड और नीदरलैंड जो डच लोग होते हैं इनके बीच युद्धों के समय से ये ईडियम निकला है। उस समय इंग्लैंड और डच लोगों के बीच काफ़ी दुश्मनी रहती थी। अंग्रेजी में उस समय कई डच शब्दों वाले अपमानजनक और नकारात्मक वाक्यांश बनने लगे, जैसे डच करेज। डच करेज भी एक होता है, आपको पता होना चाहिए, जैसे नकली साहस या फिर शराब पीकर जो कहते हैं ना, मैं मान लो कोई शराब पिया हुआ है, मैं तो ये मतलब बाइक उठा के फेंक दूंगा, है ना, छत से कूद जाऊंगा मैं, तो इसको डच करेज कहा जाने लगा। डच यहाँ पर इनको निगेटिव दिखाने के लिए ही यूज़ किया गया नीदरलैंड वालों को। ऐसे ही डच ट्रीट या फिर गो डच ये सेम ही चीज़ है, मतलब कि ऐसा बहुत जिसमें हर व्यक्ति खुद का बिल चुकाता है, वही चीज़ हो गई जो मैं आपको बता रहा था। इसको गो डच भी कह देते हैं, ठीक है, डच ट्रीट भी कह देते हैं। इसी तरह इन डच का यूज़ हुआ कि बुरी स्थिति में होना या फिर मुसीबत में फंस जाना, है ना। इन डच को इन्होंने फिर से एक बार और लपेट लिया और कहा मतलब कि ये तो मुसीबत में है, मतलब कोई चीज़ मुसीबत में होना। इन डच मतलब डच वाले हमेशा ही मुसीबत में रहते हैं, इसलिए इन डच यूज़ किया गया, ठीक है। तो इन डच का मतलब हो जाएगा इन ट्रबल। देख सकते हैं, वैसे तो इसमें तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली है। और ये कंटेक्स्ट मेरे हिसाब से आप कभी नहीं भूलेंगे। गो डच भी कभी नहीं बोलेंगे, इन डच भी कभी नहीं बोलेंगे और डच करेज भी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सबको इन्होंने नीदरलैंड वालों को, डच लोगों को निगेटिव बना कर रख रखा है ना। सबके मीनिंग ही इसके निगेटिव है। नेक्स्ट इडियम है इन फुल स्विंग। आप झूला झूल रहे हैं, जैसे ये है ना, काफ़ी अच्छा, ये भारतीय एक परंपरा से रिलेटेड एक इमेज है। ये फुल स्विंग में है, मतलब कि झूला फुल स्विंग में है, जितना ये अपनी कैपेसिटी से ऊपर जा सकता है तो फुल स्विंग में है। वेरी एक्टिव है, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, पूरे जोश में ही चल रहा है। स्विंग जो है झूले के हिलने डुलने, झूलने से लिया गया है। जब झूला अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उसको फुल स्विंग कहा जाता है, यानी अपनी पूरी गति और सीमा पर है। बाद में यह शब्द युग अन्य संदर्भों में भी यूज़ होने लगा, जैसे कोई क्रिया, आयोजन, गतिविधि का पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ चल रहा, ठीक है। ईडियम ईजी है, आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फुल स्विंग का मतलब है जैसे झूला अपनी फुल स्विंग में रहता है, अपनी पूरी एनर्जी के साथ ऊपर जाता है, ऐसे ही आप पूरी एनर्जी के साथ एक्टिव हैं, है ना, पूरे जोश में आप चल रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा इन हार्मनी विद, इन एग्रीमेंट विद। इजी है ये भी, हार्मनी भी मैंने आपको कई बार बता रखा है। जो जब हम गाने गाते हैं ना तो उसमें जो एक सुर लय ताल बनती है उसको हार्मनी कहा जाता है ना। ये चीज़ मैंने आपको वर्ड याद कराते समय कराई थी। हार्मनी शब्द का मतलब होता है जोड़, समझौता या संतुलन। संगीत में जब अलग अलग सुर या वाद्य एक साथ मिलकर मधुर ध्वनि पैदा करते हैं तो उसको हार्मनी कहा जाता है। बाद में यह शब्द संगीत से निकलकर सामान्य जीवन के हर उस क्षेत्र में यूज़ होने लगा जहाँ तालमेल, मेलजोल और संतुलन की बात हो, ठीक है। इन एग्रीमेंट विद मतलब कि समझौता में, किस चीज़ के साथ आप समझौता कर रहे हैं, हार्मनी में चल रहे हैं। जैसे कि गाना गाने में, जैसे ऑर्केस्ट्रा में होता है ना, वो गाना गाकर मतलब सब एक जैसे, ये देख सकते हैं सभी अपने अपने एक सुर लय ताल में गा रहे हैं, ताकि इनका एक जो फाइनल गाना है, सॉन्ग है जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम सुर लय ताल में हो, एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। तो इजी कहूँगा इसको भी, इसमें भी ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इन हार्नेस मतलब कि इन ऑफिस, या फिर इसको कह सकते हैं, या फिर जो आपका
कार्यस्थल है वो भी कह सकते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं। अब देखो वही, इसको करने से पहले आपको डाई इन हार्नेस याद कर लेना है, मतलब कि अपने जो आपकी कार्यस्थली है वहाँ पर काम करते करते मर जाना, डाई इन हार्नेस उसको कहते हैं। इन हार्नेस का मतलब वही है आपकी कार्यस्थली। हार्नेस वर्ड कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बता रखा है। जैसे बैल होता है, घोड़ा होता है, उसको मतलब काम कराने के लिए उस पर जो पट्टा बंधा रहता है, जैसे हार्नेस है ना, घोड़े या बैल के उस पट्टे से आया है, जिससे उन्हें गाड़ी खींचने के लिए जोड़ा जाता है। हल चलाने के लिए जैसे इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, तो इसको हार्नेस, इस मैकेनिज्म को हार्नेस कहते हैं। जब जानवर इन हार्नेस होते हैं तो वे गाड़ी खींचने के काम में लगे होते हैं। धीरे धीरे शब्द का इस्तेमाल इंसानों के लिए भी होने लगा, और मतलब वो हो गया जहाँ पर व्यक्ति अपने नियमित काम करता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, तो इसका मतलब है ऑफिस, है ना। कुछ भी हो सकता है आपका अपना ऑफिस, जहाँ पर हम बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग में कहेंगे कि सभी लोग ऑफिस में, या आपकी कार्यस्थली भी कह सकते हैं। तो इन हार्नेस का मतलब यहाँ पर इसी से रिलेशन रखते हुए हो जाएगा आपकी कार्यस्थली, जहाँ पर आप काम करते हैं, ठीक है। डाई इन हार्नेस से आप रिलेट कर सकते हैं इन हार्नेस को, मतलब कि काम करते हुए आप जो काम कर रहे हैं वो चीज़, वो जगह हो जाना, है ना। इन हार्नेस मतलब कि आपकी जो कार्यस्थली है, आपका जो ऑफिस है। नेक्स्ट इडियम है इन हाई स्पिरिट या फिर इन गुड स्पिरिट्स। मीनिंग हो जाएगा फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, जॉयफुल, चीयरफुल, एलेटेड, उत्साह से भरपूर। इजी इडियम कहूँगा मैं। स्पिरिट्स का मतलब होता है व्यक्ति का मूड, मनोभाव, मानसिक स्थिति से इसका स्पिरिट्स का रिलेशन है। या फिर स्पिरिट्स को आप जो हमारे अंदर की भाव होते हैं ना, है ना, स्वभाव होता है, हमारा मूड कह सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है, और वो चीज़ है हाई, या फिर वो चीज़ है अच्छी, है ना। तो हाई स्पिरिट्स का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, जोशपूर्ण है, उत्साह से भरे हुए हैं। गुड स्पिरिट्स का भी वही मतलब हो जाएगा, आप बहुत ही अच्छे मूड में हैं, अच्छी आपकी स्थिति है, आपके अच्छे भाव हैं। तो इस तरह से इस इडियम का मीनिंग हो जाएगा उत्साह से भरपूर, इजी इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है इन ल्यू ऑफ, मतलब कि इन प्लेस ऑफ। अब देखो ये भी चीज़ याद करने की है, वैसे तो डायरेक्ट है। इन ल्यू ऑफ के इसका मतलब हो जाता है कि बदले में, इन प्लेस ऑफ या फिर किसी की जगह पर, ठीक है। फ्रेंच शब्द से आया है सीधा सीधा, तो ये आपको याद कर लेना है। इसमें कोई भी हिस्ट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंच शब्द से निकला है, तो ये ही इसका ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है? फ्रेंच शब्द जो कि है ल्यू, है ना, मतलब कि जगह। ल्यू का मतलब हो जाता है जगह, तो इन ल्यू ऑफ किसी के बदले में, किसी की जगह पर, किसी के स्थान पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिलेट रखें। मतलब तीन आपको चीज़ें याद रखने वाली है जो मैंने बताई, उसमें एक ल्यू भी है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कहूट्स बताया, ल्यू बताया, और एक था जिफी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, किसी भी इडियम में आपको डाउट नहीं रहा होगा, है ना। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपने इडियम के साथ। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।